हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग स्टडी ऑफिशियल चैनल। मेरा नाम है अमित और आज हम एक नए क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। एम्ब्रियोलॉजी आज का हमारा टॉपिक है। एम्ब्रियोलॉजी तो एम्ब्रियोलॉजी रिलेटेड जो है क्वेश्चंस हम डील करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है स्पर्म फ्यूज विद। तो स्पर्म किसके साथ फ्यूज होता है, जुड़ता है? ये जुड़ता है ओवम के साथ, प्राइमरी फॉलिकल्स के साथ, सेकेंडरी फॉलिकल्स के साथ, ओसाइट्स के साथ और जाइगोट्स के साथ। तो देखिए स्पर्म जो है वो स्पर्म फ्यूज होता है सेकेंडरी ओसाइट्स के साथ। ठीक है, फर्टिलाइजेशन से पहले ये स्पर्म फ्यूज होगा सेकेंडरी oocytes के साथ। ठीक है, और इसके बाद फर्टिलाइजेशन होने के बाद ही ये जो सेकेंडरी oocyte है ये अपने आप को कन्वर्ट करके एक्चुअल जो मैच्योर ओवम है वो बनाता है, साथ में सेकेंड पोलर बॉडी बनाता है और फिर ये बाद में स्ट्रक्चर इसका नाम हो जाएगा जाइगोट। ठीक है, तो ये सेकेंडरी oocyte के साथ फ्यूज होता है, हमेशा मैच्योर ओवम के साथ फ्यूज नहीं होता। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। यहाँ तक क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम टेकन इन स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें स्पर्म का फॉर्मेशन होता है और ये जो स्पर्म है इसका नाम होता है स्पर्मेटो स्पर्म या बोल दो, और ये बनता है स्पर्मेटोगोनिया से। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया से ही स्पर्म का मैच्योर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है और इस पूरी प्रोसेस को जिसमें स्पर्म का फॉर्मेशन होता है इसको बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। इस प्रोसेस को टेस्टिस के अंदर ये प्रोसेस होती है। इसमें 61 डेज का टाइम लगता है, तो राइट आंसर रहेगा हमारा 61 डेज। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, आपको याद रखना है। ये एक जनरल स्पर्म का स्ट्रक्चर है जिसमें एक्रोसोमल कैप है जिसके अंदर कुछ एक्रोसोमल एंजाइम्स होते हैं। ये पूरा पार्ट हेड है, ये मिडल पार्ट है, ये टेल पीस है। टेल पीस का काम है, ये फ्लैजिला लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये स्विंग मूव करने में हेल्प कराएगा ये पूरे स्पर्म को। ये मिडल पीस है जिसके अंदर माइट्रोकॉन्ड्रिया कंटेन होते हैं, एनर्जी देता है इस पूरे उसको, और फ्रक्टोज शुगर यूज करके ये एनर्जी देगा। ठीक है, और इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स, और आप सभी को पता है 22 प्लस एक्स क्रोमोसोम्स जो हैं और 22 प्लस वाइस क्रोमोसोम्स इस पे देखने को मिलेंगे। और एक्रोसोमल कैप के अंदर कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम मिलेंगे जो ओम को फर्टिलाइज करने में हेल्प करने वाले होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मैनी स्पर्मेटोजोआ इज फॉर्म बाय द वन स्पर्मेटोगोनिया। तो स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटोजोआ बनने की प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं और इस प्रोसेस में लगते थे 61 डेज। और एक जो स्पर्मेटोगोनिया है उससे कितने सारे स्पर्मेटोजोआ बनेंगे? तो वो बनते हैं 4। ये जो इनमें जो प्रोसेस होती है स्पर्मेटोगोनिया के अंदर जो प्रोसेस होती है जिसके द्वारा डिवीजन होता है ये होती है मियोसिस प्रोसेस। और जब भी किसी सेल के अंदर मियोसिस प्रोसेस होगी तो उसका एंड रिजल्ट हमें 4 सेल से मिलने वाला। कितनी सेल से? 4 सेल से मिलने वाला। तो यहाँ पे 4 स्पर्म बनेंगे जिसको आप स्पर्मेटोजोआ बोलोगे। ठीक है, तो राइट आंसर रहेगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन द एवरेज लाइफ स्पान ऑफ स्पर्म। ठीक है, तो स्पर्म का लाइफ स्पान होता है 2 से 3 दिन एवरेज, और एग का ओम का लाइफ स्पान होता है 1 से 2 दिन एवरेज। ठीक है, तो जो oocytes हैं वो 12 से 24 घंटे तक लाइफ स्पान उनका जी सकती हैं और 48 से 72 घंटे का टाइम है स्पर्म का, इतने टाइम तक जी सकते हैं। ठीक है, फीमेल का टाइम जो है कम है, मेल का टाइम ज़्यादा है। ग्लैंड दैट प्रोड्यूस स्पर्म एंड मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। तो देखो जो ग्लैंड स्पर्म और मेल सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस करेगी उसको बोलते हैं टेस्टिस। क्या बोलते हैं? टेस्टिस। ये मेल की बात हो रही है, मेल्स के अंदर टेस्टिस। ये फीमेल के अंदर ओवरी होती है जो फीमेल हार्मोन फॉर्म करती है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, साथ में स्पर्म की जगह एग का फॉर्मेशन भी यही ग्लैंड करेगी। ग्लैंस पेनिस, पेनिस का जो अब वो पार्ट होता है ऊपर का सुपीरियर पार्ट है उसको बोलोगे, एंटीरियर पार्ट आप बोल सकते हो। इरेक्शन तो पेनिस के मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन की प्रोसेस को इरेक्शन बोलते हैं, इरेक्ट होना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इफ द ओवम इज टू बी फर्टिलाइज्ड
वेयर द मोस्ट कॉमन साइट फॉर फर्टिलाइजेशन, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है, बार बार बहुत सारे एग्जाम में हमने इस क्वेश्चन को देखा है। आगे भी हम बहुत सारे ओबीजी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे लास्ट ईयर के पेपर से डायरेक्ट पेपर वाइज, तो वहाँ भी हमने बहुत सारे पेपर्स में ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इसका राइट आंसर है फ्लोपियन ट्यूब। और फ्लोपियन ट्यूब के कौन से पार्ट में? एम्पुला। तो एम्पुला जो है फ्लोपियन ट्यूब का पार्ट है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी आपको एम्पुला ऑफ फ्लोपियन ट्यूब में ही सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, ये मोस्ट डायलेटेड पोर्शन है फ्लोपियन ट्यूब का, सबसे बड़ा डायलेटेड पोर्शन रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट टर्म जो आपको थोड़ा कंफ्यूज करने वाली है, एस्पर्मिया। एस्पर्मिया और एक टर्म होती है एजूस्पर्मिया, दोनों का मतलब कहीं ना कहीं सेम ही है। देखो क्या क्या है। एस्पर्मिया, एक बार पूरी इसकी टर्मिनोलॉजी पढ़ते हैं हम। एस्पर्मिया का मतलब है एब्सेंस ऑफ सीमेन। सीमेन वो लिक्विड होता है, वो वाइट कलर का लिक्विड होता है जिसके अंदर स्पर्म प्रेजेंट होते हैं। तो सीमेन जो है वो बना हुआ होता है स्पर्म से प्लस कुछ सेमिनल फ्लूइड से। इसके अंदर स्पर्म होता है और कुछ सेमिनल फ्लूइड्स होते हैं। सेमिनल फ्लूइड्स आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये जो स्पर्म है, ये पूरा का पूरा ये सीमेन ही ना हो, इजैकुलेशन के दौरान सीमेन इजेक्ट नहीं हो रहा, उसको बोलते हैं एस्पर्मिया। और सीमेन तो इजेक्ट हो रहा है लेकिन स्पर्म एब्सेंट है, लैक ऑफ स्पर्म इन सीमेन, उसको बोलते हैं एजूस्पर्मिया। ठीक है, दोनों बातों में अंतर है, आपको याद होना चाहिए। ओलिगोजूस, ओलिगो वर्ड रिलेटेड टू डिक्रीज और कम, ये हमेशा कम के लिए डिनोट होता है। जैसे ओलिगो यूरिया होता है, ओलिगो यूरिया का मतलब यूरिन का अमाउंट कम होना, उसका अमाउंट 400 ml से कम हो जाता है तो आप उसको ओलिगो यूरिया बोलते हो। ऐसे ही ओलिगोजूसपर्मिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें 20 मिलियन स्पर्म पर ml से अगर कम हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं ओलिगोजूसपर्मिया। एवरेज एक नॉर्मल पर्सन के अंदर 50 to 150 ml के आसपास आपको स्पर्म देखने को मिलेंगे 1 ml के अंदर, है ना, 1 ml के अंदर। सीमेन के 1 ml में आपको 50 से 150 मिलियन तक, ठीक है, 150 मिलियन तक आपको स्पर्म देखने को मिलते हैं। और एक बार में जो इजैकुलेशन के दौरान एक बार में 2 से 5 ml तक सीमेन इजेक्ट होता है। ठीक है, तो ओलिगोजूसपर्मिया अगर ये 20 मिलियन से कम है तो आप उसे बोलेंगे ओलिगोजूसपर्मिया। टोटल 20 मिलियन नहीं, 1 ml के अंदर 20 मिलियन से कम स्पर्म है तो उसको बोलोगे ओलिगोजूसपर्मिया। हेमेटोस्पर्मिया, हीमो मतलब ब्लड, अगर सीमेन के अंदर ब्लड नज़र आ रहा है, ये जो पैथोलॉजिकल कंडीशन से वहाँ देखने को मिलेगा, उसको बोलोगे हीमेटोस्पर्मिया। तो इससे रिलेटेड मैंने सारी टर्म आपको समझा दी है। एग्जाम में पूछा था एस्पर्मिया क्या है, तो आपके क्वेश्चन में क्या पूछा है, स्पर्मिया क्या है। तो एस्पर्मिया इज ए लैक ऑफ सीमेन, लैक ऑफ सीमेन, राइट आंसर इज सी, लैक ऑफ सीमेन। When assessing the adequacy of sperm for conception to occur, which of the following is the most useful criteria? अगर आप चेक करना चाहते हो कि ये स्पर्म सबसे अच्छा है तो आप उस कौन सी क्वालिटी चेक करोगे जिससे आप ये पता लगाते हो कि ये स्पर्म अच्छा है, कंसेप्शन में हेल्प करेगा, इजीली कंसेप्शन करेगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है स्पर्म की मोटिलिटी। स्पर्म की मोटिलिटी के आधार पे आप ये बेस्ट चूज़ करते हो कि ये अच्छा स्पर्म है या ये बेकार स्पर्म है। एवरेज रेट ऑफ मोटिलिटी ऑफ स्पर्म जो है वो 3 mm पर मिनट होनी चाहिए। ठीक है, और 50% स्पर्म जो है वो मोटाइल होने चाहिए। ठीक है, मोटाइल मतलब मूव करने वाले होने चाहिए, और मूवमेंट की जो स्पीड है वो 3 मिलीमीटर पर मिनट होनी चाहिए। ये एक उनका एक क्राइटेरिया है। ठीक है, नेक्स्ट, ऑफ द 6 to 7 मिलियन oocyte अवेलेबल, 6 से 7 मिलियन oocyte अवेलेबल होते हैं। हाउ मैनी आर रिलीज ड्यूरिंग ओवुलेशन। ठीक है, नॉर्मल, देखो पूरी घटना सुनो। नॉर्मल फीमेल की बात चले, फीमेल की फीटस लाइफ के 20 वीक पे, फीटस लाइफ जब ये अभी पैदा भी नहीं है फीमेल, इसकी फीटस लाइफ है, और फीटस लाइफ के 20 वीक हुए हैं, अभी प्रेगनेंसी के 20 वीक हुए हैं, उस दौरान उस बच्चे, प्रेगनेंसी के दौरान जो कंसीव बच्चा है, उस फीमेल फीटस की 7 मिलियन
आपको oocytes देखने को मिलेंगी। बाद में बर्थ तक आते आते कुछ डीजनरेशन हो जाएगी, कम हो जाती है 2 मिलियन, फिर ये 4 लाख रह जाती है, और 4 लाख के बाद 400 से 500 एग ही ओवुलेशन के दौरान काम होने आने वाले होते हैं। ठीक है, तो कहना यही चाह रहा है कि 6 से 7 मिलियन oocyte प्रेजेंट होते हैं, लेकिन कुल मिला के काम कितने आएंगे? काम ओवुलेशन के दौरान 400 से 500 एग में से यूटिलाइजेशन होगा। ठीक है, एक फीमेल की नॉर्मल जो एक लाइफ है, उस लाइफ में करीबन करीबन एक साल में 13 बार मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है, और हर मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर एक एग रिलीज होता है ना। तो एक साल में करीबन 13 एग एक फीमेल रिलीज करती है, अगर उसकी नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो, है ना। सॉरी, अच्छा ये हो गया। एक साल में एक फीमेल के अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है एवरेज वो होती है 15 ईयर के एज पे, और 45 पे ख़त्म होकर 30 ईयर उसकी रिप्रोडक्टिव एज होती है, जिसमें वो फीमेल हर मंथ में एक एग रिलीज करती है। और ऐसे 13 एग एक साल में, और 30 साल में 13 को 30 से गुना कर दो, करीबन करीबन 400 एग के आसपास एक फीमेल अपनी लाइफ के दौरान यूटिलाइज करेगी। कितने में से? 4 लाख में से, है ना। 4 लाख जो बचेंगे उनमें से सिर्फ 400 एग ही काम आने वाले होते हैं। तो क्वेश्चन यही है कि कितने यूटिलाइज होंगे? 400 से 500 एग ही यूटिलाइज होंगे। ठीक है, नेक्स्ट, एट बर्थ ऑल उगोनिया प्रेजेंट एट विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। देखो जैसे जैसे ये स्टेजेस बढ़ती, पहले फीटस पे 7 मिलियन थे, फिर बर्थ पे इतने थे, इनकी स्टेजेस भी चेंज होती जाती है। इनमें oogenesis प्रोसेस चलती रहती है, पहले एक स्टेप यहाँ होगा, फिर नेक्स्ट स्टेप यहाँ होगा, एक नेक्स्ट स्टेप यहाँ होगा, इसकी oogenesis प्रोसेस लंबी होती है। तो यहाँ पे ये सभी उगोनिया होते हैं। उगोनिया के बाद यहाँ पे प्राइमरी oocytes, यहाँ पे सेकेंडरी oocytes, और सेकेंडरी oocyte ही ओवुलेशन के दौरान रिलीज होगा। अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो ये सेकेंडरी oocyte अपने आप को कन्वर्ट करके मैच्योर ओवम बनाएगा और सेकेंड पोलर बॉडी, अदरवाइज ये ऐसा कैसा डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। तो बर्थ के पास सारे प्राइमरी oocytes होते हैं। कौन से होते हैं? प्राइमरी oocytes आपको देखने को मिलेंगे। सेकेंडरी oocytes कब मिलेंगे? एट प्यूबर्टी और एट ओवुलेशन भी वही होते हैं, उन्हीं में से छटके आते हैं हमारे। 4 लाख में से 400 यूज होंगे। ठीक है, और पोलर बॉडी तो अलग अलग होते हैं। प्राइमरी oocytes के साथ एक पोलर बॉडी बनेगी, एक सेकेंडरी oocyte के साथ एक पोलर बॉडी बनेगी, टोटल 2 पोलर बॉडी बनती है। ठीक है, 3 बनती है एक्चुअल, जो फर्स्ट पोलर बॉडी और फिर दोबारा से फर्टिलाइज्ड मतलब कि डिवाइड होगी और 2 पोलर बॉडी और बनाएगी। कुल मिला के एक बार जब एग बनता है तो एक मैच्योर एग के साथ 3 पोलर बॉडी और एक मैच्योर एग बनता है। ठीक है, क्लियर है? तो प्रोसेस ऑफ ओवुलेशन इज नोन एज ओवुलेशन प्रोसेस। कौन सी होती है इनमें से? क्या है? रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte फ्रॉम प्राइमरी oocytes। प्राइमरी oocytes में से नहीं निकलता, ये पहले से ही जो ओम है, जो भी स्ट्रक्चर ओम फ्रॉम सेकेंडरी oocyte, तो सेकेंडरी oocytes में से ओम रिलीज होता है। ठीक है, ये आप इसको आंसर टिक करोगे। एक्चुअल करेक्ट जो आंसर है वो तो यही है कि सेकेंडरी oocyte ही रिलीज होता है, लेकिन ऐसा यहाँ कोई ऑप्शन है नहीं, तो इससे रिलेट जो आंसर रहेगा वो यही रहेगा, रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम सेकेंडरी oocyte। तो ये oogenesis प्रोसेस है जो आपको ओवरी के अंदर देखने को मिलेंगे। पहले जर्म सेल्स, जिसको आप उगोनिया बोलते हैं, वो अपने आप को कन्वर्ट करेंगे प्राइमरी oocytes, फिर ये प्राइमरी oocytes अपने आप को कन्वर्ट करेंगे सेकेंडरी oocytes, इसी के साथ फर्स्ट पोलर बॉडी बनेगी। सेकेंडरी oocyte अगर ओवुलेशन हुआ, सेकेंडरी oocyte रिलीज हो रहा है एट द टाइम ऑफ ओवुलेशन के दौरान सेकेंडरी oocyte रिलीज हुआ। अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो ये फिर अपना सेकेंड मियोटिक डिवीजन मतलब कि अपने आप को फिर फर्टिलाइज करेगा और सेकेंडरी पोलर बॉडी और एक्चुअल ओवम बनेगा, अदरवाइज ये कुछ नहीं बनेगा, डिजनरेट हो जाएगा 24 घंटे के अंदर। ठीक है, तो मैंने बता ही दिया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्टिलाइजेशन इज सेड टू बी कंप्लीट। कब होगा फर्टिलाइजेशन? फर्टिलाइजेशन पूरी तरीके से कंप्लीट तब होगा जब क्या बन जाएगा? सेकेंड पोलर बॉडी या फिर मैच्योर ओवम। तो मैच्योर ओवम का इसमें ऑप्शन है नहीं, लेकिन सेकेंडरी पोलर बॉडी है, तो सेकेंड पोलर बॉडी बन जाएगा तो समझ लेना तुम फर्टिलाइजेशन हो चुका है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के बाद ही ये प्रोसेस होती है। ठीक है, द यूनियन ऑफ ओवम एंड स्पर्म सबको पता है, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है,
द एंजाइम रिलीज बाय द स्पर्म विच अलाउ पेनिट्रेशन ऑफ ओवम। ठीक है, तो ये एंजाइम बोल रहा है स्पर्म के ऊपर कौन सा एंजाइम होता है जो, हाँ, स्पर्म के ऊपर कौन सा एंजाइम होता है जो ओवम को पेनिट्रेट, ओवम को ब्रेक करने में हेल्प करेगा, तो उस एंजाइम का नाम है हाइलुरोनिडेज। क्या नाम है? हाइलुरोनिडेज। कुल मिला के 3 एंजाइम्स जो हैं आपके एक्रोसोमल कैप के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिसका नाम है हाइलुरोनिडेज, जोनालाइसिन एंजाइम और कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। कुल मिला के ये 3 जो एंजाइम हैं ये आपके स्पर्म की एक्रोसोमल कैप के अंदर प्रेजेंट होते हैं, हाइलुरोनिडेज, जोनालाइसिन और कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। कोरोना यहाँ भी है भाई, ठीक है। हाइलुरोनिडेज जो एंजाइम है ये हाइलुरोनिक एसिड को कम करता है, जोनालाइसिन उसको ब्रेक करता है, ये जोना रेडिएटा जो लेयर है उसको ब्रेक करती है, और कोरोना कोरोना जो लेयर होती है ये उसको डैमेज करने के काम में आएंगे। तो कुल मिला के तीनों लेयर मैंने बता दी आपको कौन कौन सी लेयर क्या। अमाइलेज नॉर्मल एक एंजाइम है जो कार्बोहाइड्रेट के ब्रेकडाउन में काम करता है। रेनिन मिल्क को डाइजेशन में काम करती है, स्टमक के अंदर। रेनिन RENIN, तो ये किडनी से रिलीज होता है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन कर, लाइपेज लिपिड को मेंटेन करता है। तो आंसर आएगा हाइलुरोनिडेज। बाकी तो सभी अलग है तो आराम से याद हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जनरल एक होम स्ट्रक्चर है। कोरोना जो रेडिएटा लेयर है, सबसे आउटर जो लेयर है, इस आउटर लेयर के लिए कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम काम करेगा, ठीक है। इसके बीच में कोरोना रेडिएटा सेल्स के बीच बीच में कुछ केमिकल भरा हो जिसको हाइलुरोनिक एसिड बोलते हैं, इसके लिए हाइलुरोनिडेज। और जोना पेलिसिडा जो लेयर है, जोना पेलिसिडा नाम है लेयर का, जो इससे जस्ट अंदर होती है, इस लेयर को ब्रेक करने के लिए जोनालाइसिन एंजाइम प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट, विच केमिकल प्रेजेंट इन एक्रोसोमल टिप ऑफ स्पर्म टू फैसिलिटेट पेनिट्रेशन ऑफ जोना पेलिसिडा। तो मैंने बता ही दिया आपको, जोनालाइसिन होता है वैसे तो, लेकिन जोनालाइसिन ऑप्शन में नहीं है तो हाइलुरोनिडेज आप इस पर टिक कर दोगे, ठीक है। और एसिटाइल कोलिन तो एक न्यूरोट्रांसमीटर है। नेक्स्ट, फर्टिलाइजेबल लाइफ स्पान ऑफ oocyte, ठीक है। तो oocyte का लाइफ स्पान मैंने बताया था 12 to 24 आवर इज ए राइट आंसर। विच स्ट्रक्चर ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट डेवलप इनटू एम्ब्रियो प्रॉपर, ठीक है। तो समझना पड़ेगा कि ये ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है। नॉर्मल फर्टिलाइजेशन के बाद एक सिंगल सेल बनती है, उस सिंगल सेल को आप क्या बोलते हो? जाइगोट बोलते हैं। और इसके ऊपर एक कवरिंग है जिसको जोना लेयर बोलते हैं, जोना पेलिसिडा। ये जोना पेलिसिडा की लेयर है जो आपको रेड कलर की नज़र आ रही है, और इसके अंदर पहले तो सिंगल सेल होगी जिसको आप जाइगोट बोलते हो। अब ये सिंगल सेल ने डिवाइड करके 2 सेल बना दी, इसको बोलते हैं ब्लास्टोमियर। इस सेल स्टेज को, 2 सेल स्टेज के स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? ब्लास्टोमियर, ठीक है। अब ये ब्लास्टोमियर के अंदर फिर ये 2 सेल अपने आप को डबल करेंगी, फिर 4 हो जाएंगी, 8 हो जाएंगी, 16, 32, ऐसे इनमें डिवीजन चलता रहता है। तो ये जो आउटर कवरिंग था ऐसी कैसे अंदर अंदर डिवीजन चलता है। अंदर जब बहुत सारी सेल्स बन जाती हैं, 16 to 64 सेल्स तक की स्टेज को, इसको आप बोलते हो ब्लास्टोसिस्ट। स्ट्रक्चर का नाम है, जैसे ये स्ट्रक्चर ब्लास्टोमियर था, 2 सेल, 20, बाई वर्ड हमेशा 2 के लिए आता है, तो बी फॉर बाई और बी से ब्लास्टोमियर, तो वहाँ से याद एक बड़ा स्ट्रक्चर ब्लास्टोसिस्ट। सिस्ट होती है खाली जगह, तो सिस्ट इसके बीच में खाली जगह और साइडों से पूरा कवर है, जैसे फुटबॉल की तरह भी। लेकिन फुटबॉल को आधा काट के दिखाओ तो आपको ऐसा नजर आ रहा है। इस फुटबॉल की क्या खास बात है? इस ब्लास्टोसिस्ट की खास बात है, इसमें कुछ सेल्स तो एक जगह इकट्ठी होती है, बाकी इसमें इसकी आउटर कवरिंग को कवर करती है। तो जो कुछ सेल्स इकट्ठी हो रही है इनको बोलते हैं इनर सेल मास, और जो आउटर कवरिंग है उसको बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। अब ये जो ब्लास्टोसिस्ट है ये बाहर से देखने पे आपको फुटबॉल की तरह नजर आएगी, अंदर से काटोगे तो आपको ऐसा नजर आएगा जैसे ये इमेज नजर आ रही है, इंटरनल व्यू है। इसमें कुछ सेल्स तो एक तरफ इकट्ठी होगी जिनको इनर सेल मास बोलते हैं, और कुछ सेल्स इसकी चारों तरफ कवरिंग पे तो है, और कवरिंग वाली सेल्स को बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। अब ये ट्रोफोब्लास्ट जो लेयर है ये कब बनती है? ब्लास्टोसिस्ट के अंदर बनती है, करीबन 6 से 7 वीक। तो क्वेश्चन क्या था हमारा? क्वेश्चन था विच स्ट्रक्चर ब्लास्टोसिस्ट डेवलप इनटू द एम्ब्रियो। हाँ, तो ये जो इनर सेल मास है
इसको एम्ब्रियोब्लास्ट बोलते हैं और आउटर कवरिंग को ट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं। इनर जो सेल्स हैं, इनर सेल मास या एम्ब्रियोब्लास्ट, ये जब बाद में जाके अपने आप को एम्ब्रियो बनाता है, और ये जो आउटर कवरिंग है जिसको ट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं, ये बाद में कन्वर्ट होके ये आउटर कवरिंग जो एमनियोन, कोरियोन, प्लेसेंटा, अम्लाइकल कोट्स, ये सभी लेयर का फॉर्मेशन करेगी ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन था कि एम्ब्रियो कहाँ से बनेगा, तो एम्ब्रियो बनेगा एम्ब्रियोब्लास्ट से, जिसको आप इनर सेल मास भी बोलते हो, इसी का दूसरा नाम। ठीक है, और ये इनर सेल मास जो ब्लास्टोसिस्ट का पार्ट है। तो राइट आंसर हमारा रहेगा इनर सेल मास। ब्लास्टोसिस्ट तो खुद इसकी कवरिंग है, जिसकी लेयर्स बनाएंगी। एक्सटर्नल सेल मास नहीं होता है इसी को नाम। जोना पेलिसेडा लेयर भी नहीं होगा, तो राइट आंसर होगा हमारा इनर सेल मास। इससे रिलेटेड मैंने पॉइंट आपको सारे बताई दिए। जाइगोट एंटर इन यूट्राइन कैविटी आफ्टर हाउ मेनी डेज ऑफ फर्टिलाइज। ठीक है, कितने दिन के बाद जो फर्टिलाइज्ड स्ट्रक्चर है, जाइगोट है, वो यूट्रस में एंटर करेगा। तो 3 दिन लगते हैं भाई। ठीक है, 3 दिन तक नॉर्मली ये फ्लोपियन ट्यूब के अंदर बना रहता है, ताकि इसका इम्प्लांटेशन प्रॉपर हो जाए। इम्प्लांटेशन होने के लिए इसको ब्लास्टोसिस्ट तक बनना पड़ेगा, और 1 सेल, 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल में काम नहीं चलेगा। इसको डिवाइड होकर बहुत सारी सेल्स बनानी पड़ेगी, और इस बहुत सारी बनी हुई सेल्स को आप क्या बोलोगे, ब्लास्टोसिस्ट बोलोगे। जब तक ब्लास्टोसिस्ट नहीं बनेगा, यूट्रस के अंदर इम्प्लांटेशन नहीं होगा, चिपकेगा। निडेशन बोलते, चिपकने को, चिपकेगा नहीं। और जब तक ये चिपकेगा नहीं, तब तक काम नहीं चलेगा, इसीलिए ये होता है। ठीक है, तो ये सेल्स का डिवीजन यहाँ से सेल्स का डिवीजन चलता रहेगा, है ना। और 3 दिन के अंदर ये ब्लास्टोसिस्ट बन जाएगा। ब्लास्टोसिस्ट बनने के बाद ही इम्प्लांटेशन होगा, उससे पहले नहीं होगा। दूसरी बात, ब्लास्टोसिस्ट बनने से पहले जो आउटर कवरिंग थी, जिसको आप जोना लेयर बोलते हो, उसका जोना लेयर का डिसअपेयर होना होता है, क्योंकि जोना लेयर हार्ड कवरिंग होती है, वो इसमें अटैच होगी, अटैचमेंट नहीं हो पाएगा इसके कारण। तो आपको जोना लेयर पहले डिसअपेयर होगी, उसके बाद ही इम्प्लांटेशन होगा। जोना लेयर का डिसअपेयर होने की प्रोसेस को बोलते हैं जोना हैचिंग। क्या बोलते हैं, जोना हैचिंग। जोना पेलिसीडा लेयर जो ओम को कवर करके रखती है, उसका डिसअपेयर होना जब ब्लास्टोसिस्ट बनता है, उसको बोलते हैं जोना हैचिंग या जोना लाइसिंग। ठीक है, ये लेयर डिसअपेयर होगी, उसके बाद इम्प्लांटेशन हो जाएगा। पेपर में क्वेश्चन आया था कि इम्प्लांटेशन प्रोसेस कब स्टार्ट होती है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, तो छठे से 7वें दिन पे इम्प्लांटेशन प्रोसेस स्टार्ट होती है, और ये कंप्लीट होती है 10वें से 11वें दिन तक। ठीक है, तो 10 to 11 डे पे इम्प्लांटेशन निडिएशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, और 6 to 7 डेज पे ये प्रोसेस स्टार्ट हुई। कौन सा स्ट्रक्चर इम्प्लांटेशन, किस स्ट्रक्चर का इम्प्लांटेशन होता है, तो जो 6 ये 16 to 64 सेल स्टेज है ना, उसको मोरूला बोलते हैं। उसको ब्लास्टोसिस्ट नहीं, उसको मोरूला बोलते हैं। तो मोरूला, इसका नाम था ब्लास्टोमियर, है ना, इसका नाम था ट्रोफोब्लास्ट। ऐसे अलग अलग नाम होते हैं इनके अलग अलग स्टेज पे। ठीक है, गैस्टुला भी होता है आगे जाके, इसका स्ट्रक्चर गैस्ट्रिक ट्यूब की तरह बन जाएगा, जिसको आप गैस्टुला बोलते हो। ठीक है, तो अब ये जो सेल है, ब्लास्टोसिस्ट जो स्ट्रक्चर था, जिसकी आउटर कवरिंग थी और एक साथ सारी सेल्स इकट्ठी थी, ये जो स्ट्रक्चर सेल स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं, और यही जाके इम्प्लांटेशन होता है। आपसे पूछ सकता है इम्प्लांटेशन किस स्ट्रक्चर का होगा, ब्लास्टोमियर का सेकंड सेल स्टेज का, मोरूला का 16 to 64 सेल स्टेज, ब्लास्टोसिस्ट का, या गेस्टुला का, या जाइगोट का, वो कैसे भी कुछ भी पूछे, तो राइट आंसर रहेगा हमारा ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, तो ये था हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इससे नेक्स्ट, मोरूला इज ए 16 सेल, मैंने बताया था मोरूला 16 सेल स्टेज को बोलते हैं, सराउंडेड बाय द विच लेयर टू पेनिट्रेट पॉलीस्पर्मी नोन एज। ठीक है, तो देखो मैंने बताया था ब्लास्टोसिस्ट से पहले पहले इसके ऊपर एक कवरिंग होती है, जिसको बोलते हैं जोना पेलिसिडा लेयर। ये मल्टीपल स्पम से फर्टिलाइज ना हो एग, इसीलिए ये लेयर होती है, जिसको बोलते हैं पोलिस्पर्मी। इस प्रोसेस को बोलते हैं पोलिस्पर्मी। अगर एक ही ओम एक से ज़्यादा स्पम से फर्टिलाइज हो जाए, वैसे तो नहीं होता, अगर हो जाए तो उसको बोलते हैं पोलिस्पर्मी। ठीक है, और पोलिस्पर्मी से प्रिवेंट करने के लिए ही ये जोना पेलिसिडा लेयर प्रेजेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपिसिटेशन प्रोसेस अकर इन। तो कैपिसिटेशन प्रोसेस स्पम के अंदर होती है। कहाँ होती है, स्पम के अंदर होती है। स्पम की आर्टिफिशियल कंडीशनिंग ऑफ स्पम होती है। कंडीशन
उसके देखो जब स्पर्म होता है उसके आउटर कवरिंग में कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स की लेयर होती है। जब तक ये ग्लाइकोप्रोटीन्स की लेयर नहीं हटेगी तब तक फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो फर्टिलाइजेशन करने के लिए कंडीशनिंग ऑफ स्पर्म होती है, और कंडीशनिंग ऑफ स्पर्म को लगते हैं 7 घंटे। कितना टाइम लगेगा? 7 घंटे। और ये स्पर्म जब फ्लोपियन ट्यूब में आते हैं उसके बाद ये प्रोसेस होती है। तो राइट आंसर रहेगा हमारा फ्लोपियन ट्यूब। फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट बोल सकते हो आप। फीमेल जेनाइटल ट्रैक के अंदर आपको कैपिस्टेशन प्रोसेस देखने को मिलेगी, वो भी कहाँ पे? वो भी फ्लोपियन ट्यूब के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर 8 to 10 वीक ऑफ प्रेगनेंसी मेन सोर्स ऑफ प्रोजेस्टोन। ठीक है, प्रोजेस्टोन का भी और एस्ट्रोजन भी बहुत ही जरूरी है प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए, मेनली प्रोजेस्टोन। और देखो प्लेसेंटा 12 वीक पे बन जाएगा, तो 12 वीक पे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बनाने का काम किसकी जिम्मेदारी है? वो है प्लेसेंटा की। लेकिन अभी तो 8 to 10 वीक है, 8 to 10 वीक तक कॉर्पस ल्यूटियम जो है इस काम को संभालेगा। कौन संभालेगा? कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम 12 वीक तक टिल 12 वीक तक बना रहेगा, ऐसा का ऐसा। और एससीजी हार्मोन की प्रेजेंस में ये बना रहता है और बना रहेगा जब तक ये एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन रिलीज करेगा। 12 वीक के बाद ये डिसअपेयर हो जाता है, और 12 वीक के बाद प्लेसेंटा का फॉर्मेशन हो सकता है। प्लेसेंटा पूछ लेगा, प्लेसेंटा कब बनता है? 12 वीक में। तो प्लेसेंटा बनने के बाद प्लेसेंटा फिर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट करता रहेगा। तो राइट आंसर है कॉर्पस ल्यूटियम। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर टू सिंगल सेल दैट रिप्रोड्यूस इटसेल्फ आफ्टर कंसेप्शन। तो जाइगोट बोलते सिंगल सेल स्टेज है जो बाद में जाकर पूरी बॉडी बनाने की एबिलिटी रखती है। क्या बोलते हैं? जाइगोट। ठीक है, तो ये अलग अलग स्टेजेस के बारे में थोड़ा सा है। 0 आवर फर्टिलाइजेशन के दौरान जो स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं जाइगोट। फिर 30 आवर 30 आवर के आसपास ये 2 सेल स्टेजेस, इसको क्या बोलते हैं? ब्लास्टोमेयर। फिर 40 to 50 में 4 सेल स्टेज, फिर 12 सेल स्टेज, और ये 16 सेल स्टेज। 16 सेल स्टेज को ही मोरूला बोलते हो। मोरूला करीबन 4 से 5 दिन का टाइम लगेगा, ये एंटर कर जाएगा चौथे दिन, 4th डे एंटर कर जाता है यूट्राइन कैविटी में। इसके बाद ये ब्लास्टोसिस्ट बनता है 5th डे, और ब्लास्टोसिस्ट बनते ही जोना लेयर डिसअपेयर होती है 4 to 5 डे पे, और फिर यही 6 डे तक अटैच हो जाता है एंडोमेट्रियम की सरफेस पे, जिसको आप इम्प्लांटेशन बोलते हो। क्या बोलते हो? इम्प्लांटेशन बोलते हो। इम्प्लांटेशन से पहले ही जोना लेयर डिसअपेयर हो जाती है, जिसको आपने जोना हैचिंग और जोना लाइसिन बोला था। ठीक है, और इसके बाद फिर फर्दर ये जो आउटर कवरिंग थी ब्लास्टोसिस्ट, जिसे आपको ट्रोफोब्लास्ट बोलना था, फर्दर साइटोट्रोफोब्लास्ट और सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट लेयर में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर 10th डे से एससीजी हार्मोन सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट जो कि आउटर लेयर होती है ट्रोफोब्लास्ट की, वहाँ से रिलीज होगा, और ट्रोफोब्लास्ट फिर इजीली कंप्लीट इन्वेड हो जाएगी किसके अंदर? एंडोमेट्रियम के अंदर। कौन से दिन? 11th डे। तो मैंने बताया था 6ठे से 7वें दिन पे अटैचमेंट एवरेज स्टार्ट होता है, 10वें से 11वें दिन पे कंप्लीट हो जाता है। अटैचमेंट को बोलते हैं इम्प्लांटेशन निडिएशन। ठीक है, फिर धीरे धीरे ये लेयर्स कुछ विलाइज का फॉर्मेशन करती हैं। इन विलाइज को प्राइमरी विलाई, सेकेंडरी विलाई, टर्सरी विलाई 13, 16, 21 डेज बोलते हैं। और 21 डेज पे प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाता है, विटल हार्ट काम करना शुरू हो जाता है। 3rd वीक पे हार्ट बीट करना शुरू हो जाता है, 21 मतलब 3rd वीक। GMCH में क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन था कि कितने वीक पे हार्ट बीट करना स्टार्ट हो जाता है? 21 डेज पे ब्लड सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाता है, फीटल प्लेसेंटल सर्कुलेशन भी, और हार्ट रेट भी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये था हमारा एम्ब्रियोलॉजी टॉपिक। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें, एक कमेंट ज़रूर करें कि अच्छी लगी या नहीं लगी, जो भी है। अच्छा लगा तो अच्छा कमेंट करें, बुरा लगा तो भी कमेंट करें, बताएं हमें कि क्या अच्छा नहीं लगा, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करें। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।